हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ स्टॉर्मिंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं शालिनी और आज के इस वीडियो में हम डील करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के चैप्टर 4 से। नाउ चैप्टर 1 to 3 मैंने पार्ट 1 में डील कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसे देख लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से, विच टॉक्स अबाउट रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। नाउ सेक्शन 18 टू सेक्शन 30 चैप्टर 4 में दिया हुआ है। सेक्शन 18 says partners to be agent of the firm। तो इस सेक्शन में कुछ नहीं, सिंपली says कि every partner is agent of the firm for the purpose of the business of the firm। इसके बाद सेक्शन 19 talks about implied authority of partner as agent of the firm। now ये सेक्शन सिंपली कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो पार्टनर करता है टू कैरी द बिजनेस ऑफ द फर्म, वो एक्ट विल बाइंड द फर्म। और ये जो अथॉरिटी है पार्टनर के पास, दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। उसके बाद सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 सेज कि क्या अथॉरिटी नहीं है पार्टनर के पास। दिस इम्प्लाइड अथॉरिटी डज नॉट एम्पावर हिम टू, फर्स्टली वो कोई डिस्प्यूट सबमिट नहीं कर सकता रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। सेकेंडली, वो फर्म के नेम पे कोई बैंकिंग अकाउंट नहीं ओपन कर सकता है। थर्डली, ही कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ या रेलिंक्विश कोई क्लेम या पोर्शन ऑफ क्लेम ऑल्सो। फोर्थ, कोई अगर सूट पेंडिंग है तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता है उस सूट को। कोई सूट पेंडिंग है अगेंस्ट द फर्म तो उसमें वो जाके अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, प्लस ही कैन नॉट ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। ऑल्सो ही कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है, सो 19(2) जस्ट सेज कि उसके पास क्या क्या करने की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। इट लेज डाउन एक एक करके, और ये मैंने एक एक करके एनलिस्ट किया क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या नहीं है। नाउ सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो ये सिंपली कहते हैं कि पार्टनर्स रिस्ट्रिक्ट या एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी को बाय कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर, नॉटविथस्टैंडिंग एनी सच रिस्ट्रिक्शन, any act done by a partner on behalf of the firm which falls within his implied authority binds the firm। तो कोई भी एक्ट डन बाय पार्टनर विद इन हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी बाइंड करेगा फर्म को अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। वो बस बाइंड नहीं करेगा अगेंस्ट थर्ड पार्टी अनलेस वो जो थर्ड पार्टी है उसे पता है ऑफ द रेस्ट्रिक्शन, और सेकेंडली ही डज नॉट नो और बिलीव दैट पार्टनर टू बी अ पार्टनर। इसके बाद सेक्शन 21 सेज पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन एमरजेंसी। सो पार्टनर की अथॉरिटी एमरजेंसी में होगी टू डू ऑल सच एक्ट टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम लॉस as would be done by a person of ordinary prudence in his own case. Then section 22 talks about mode of doing act to bind firm. Now this section says in order to bind a firm, an act or instrument done or executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm. So या तो act should be executed in the firm name and secondly there must be an intention to bind the firm। ये intention express भी हो सकता है, implied भी हो सकता है। इसके बाद section 23 talks about effect of admission by a partner। So कोई भी partner अगर कोई admission करता है या कोई representation देता है, then such admission or representation if made in the ordinary course of business, it will bind the firm and it will be evidence against the firm। Then section 24 says effect of notice to acting partner। अगर आप नोटिस दे रहे हो किसी एक्टिंग पार्टनर को who habitually acts in the business, तो उस केस में वो नोटिस टू वन पार्टनर, such one acting partner will be deemed as a notice to the entire firm, एक्सेप्ट अगर उस पार्टनर के साथ मिलके आप फर्म पे फ्रॉड कमिट कर रहे हो तो नहीं। अदरवाइज नोटिस अगर एक पार्टनर को दे रहे हो तो वो नोटिस विल बी deemed as a notice to the entire firm। Now section 25 says liability of a partner for acts of the firm। हर एक पार्टनर की liability for the act of the firm will be joint as well as severable। After this section 26 talks about liability of the firm for wrongful act of a partner। Now इस section में अगर किसी पार्टनर के wrongful act या omission से किसी थर्ड पार्टी को कोई इंजरी हो रही है या फिर पेनल्टी इनकर हो रहा है टू द थर्ड पार्टी, इन दोनों सिनेरियो में फर्म इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर if the act again is done in the ordinary course of the business। Now all these section if you will see they're based on the principle of mutual agency again, क्योंकि partnership mutual agency है, obviously one partner is liable for the act of the partner and collectively firm liable है for the act of partners done in the ordinary course of the business of a firm।
इसके बाद सेक्शन 27 डील्स विद लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। अब इसमें दो सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो सेज वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपेरेंट अथॉरिटी रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिस अप्लाइज इट। तो इस केस में पार्टनर इज रिसीविंग द मनी या फिर कोई प्रॉपर्टी फ्रॉम थर्ड पार्टी और उसको मिस अप्लाई कर रहा है। सेकेंड सिनारियो में अ फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस रिसीव मनी और प्रॉपर्टी, पर इस मनी और प्रॉपर्टी को इज ऑल्सो मिस अप्लाइड बाय कोई पार्टनर। सो इन दोनों सिनारियो में द फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस। और इन दोनों सिनारियो में एक जगह पे पार्टनर रिसीव कर रहा है मनी और प्रॉपर्टी और एक जगह पे फर्म इज रिसीविंग मनी और प्रॉपर्टी एंड इट इज़ इन द कस्टडी ऑफ द फर्म, बट इट इज़ मिस अप्लाइड बाय पार्टनर इन बोथ द सिनारियो, और उस केस में फिर फर्म लायबल होगा। इसके बाद सेक्शन 28 टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। दिस सेक्शन सेज कि कोई भी पर्सन अगर impliedly or expressly, which means by word spoken or written, या फिर impliedly by his conduct represent करता है और knowingly permits himself to be represented as a partner of a firm किसी third party को, और अगर उस representation पे कोई third partner credit देता है firm को, then in that scenario that person will be liable to such third party. Now second sub clause जो इसका है section 28 का, it says that let's say there's a firm in the name of XYZ. Now Z dies and firm still continues to operate in the name of XYZ even after the death of Z. So इस scenario में Z के heirs या फिर representative or his estate will not be liable for any act of the firm done after Z's death. Okay. So subsection 2 says where after a partner's death the business continued in the old firm name, the continued use of that name or of the deceased partner's name as a part thereof shall not of itself make his legal representative or his estate liable for any act of the firm done after his death. Now section 29 talks about right of transferee of a partner's interest. Now let's say a partner A transfers his interest in the firm या तो absolutely or by mortgage or by creation of charge to B. So B in this case is transferee and he is entitled, what he is entitled to and what he is not entitled to is what section 29 talks about. So he is not entitled to interfere in the conduct of the business or to require account or to inspect the book of the firm, but he is entitled only to receive the profit, share of profit of transferring partner. And 29(2) says अगर firm dissolve हो जाता है या फिर transferring partner ceases to be a partner, उस scenario में transferee is entitled as against the remaining partner to receive the share of the asset of the firm to which the transferring partner, that is transferor of rights and interest, was entitled. Alright, इसके बाद section 30 talks about minors admitted to the benefit of partnership. Again, this is also very important section. Now section 31 says a person who is a minor may not be a partner in a firm, but he may be admitted to the benefit of partnership with the consent of all the partners. Section 32 talks about the rights of such a minor. It says minor has a right to such share of the property and of profit of the firm as may be agreed by the partners. Plus, he will also have a right to access and inspect and copy any of the accounts of the firm. उसके बाद subsection 3 talks about liability of the minor. Now it says that the minor share is liable for the act of the firm, but minor personally liable नहीं होगा for any act of the firm. Then subsection 4 also puts a limitation on the minor. It says that such minor may not sue the partner for an account or payment of his share of the property or profit of the firm, except when he is severing his connection with the firm. So if he is severing his connection with the firm, he can sue the partners for profit and for his share in the property of the firm, but otherwise he cannot. उसके बाद the proviso says that all the partners acting together or any partner entitled to dissolve the firm upon notice to the firm elect कर सकता है in such a suit to dissolve the firm. और उस सिनेरियो में भी अगर firm dissolve हो रहा है and if court is deciding and settling the accounts between the partner, तो फिर minor का share भी उस time पे determine हो जाएगा along with the share of other partners. Alright. Now subsection 5 says that a minor
from 6 month of his attaining majority या फिर 6 month after obtaining knowledge that he had been admitted to the benefit of partnership, जो भी later date होगा उससे he will give a public notice, या तो electing to continue to be a partner in the firm, या फिर he will say he does not want to be a partner in the firm and he can determine his position as regards the firm. फिर उसके बाद प्रोवाइजो बोलता है इफ़ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, उस सिनारियो में ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ सेड 6 months. नाउ सबसेक्शन 6 सेज कि अगर एक माइनर क्लेम करता है कि उसको पता ही नहीं था दैट ही वाज एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप एंड 6 month एक्सपायर हो जाता है, तो उस सिचुएशन में द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही डिडंट हैव द नॉलेज विल लाई ऑन द पर्सन असर्टिंग द फैक्ट, मतलब माइनर पे, हैज ऑब्वियसली नाउ अटेन्ड मेजॉरिटी. Now subsection 7 and subsection 8 lays down 2 criteria. First says अगर minor ने elect किया है to become a partner, that's laid down in subsection 7. Subsection 8 talks about rights and liabilities क्या होंगी minor के if he elects not to become a partner in the firm. Now subsection 7 says कि minor की rights and liability will continue up to the date on which he becomes a partner. But after that date, he will also become personally liable to third parties for all such act of the firm done since he was admitted to the benefit of partnership. And secondly, his share in the profit of the firm shall be the share to which he was entitled as a minor. अगर वो अब subsection 8 में elect करता है to not become a partner, उस scenario में his rights and liability will continue to be those of a minor till he gives public notice. But from the date he gives public notice that he elects not to be a partner, he is not liable for any act of the firm after that date. And secondly, he shall be entitled to sue the partner for his share of property and profit. Now this brings us to the end of the video. अगर guys आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब. और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो देख लो, उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे आ जाएगी. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.